शुभोदय। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ जो आपके कोई भी परीक्षा जो हिंदी से संबंधित हो, जैसे शिक्षक भर्ती या फिर नेट जेआरएफ, उसके लिए ये उपयोगी हो। इसमें पहला प्रश्न है, मीत सुजान अनीत करो जिन, हाहा ना हो जिए मोही, अमोठी दीजी दीठी, कौ और कहू नहीं, कौर किरी दृग रावरे रूप की दोही। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? तो आप जब देखेंगे कि ये जो भाषा है ये रीतिकाल की है और ये घनानंद की है। घनानंद जो थे वो रीतिकालीन रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार मीराबाई है। राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो है, राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और राम की शक्ति पूजा का जो संकलन है वो अनामिका में किया गया है और इसका यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। प्रकाशन इसका 1936 का है। एक ही प्रश्न में 3-4 तरह के प्रश्न बन रहे हैं। एक तो कवि का नाम, दूसरा इसका संकलन और तीसरा इसका प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई तरह से पूछे जाते हैं। कई बार कई किताबों की और कविताओं की कहानियों के नाम दे दिए जाते हैं और उनको एक सीक्वेंस में डालने के लिए कहा जाता है कि कौन सा पहले का है कौन सा बाद का, उसमें भी ये काम आता है। चौथा प्रश्न है, निराला कृत बांधो न नाविष्ठाव बंधु रचना किस विधा में लिखी गई है? उत्तर है काव्य। यह काव्य संग्रह अर्चना में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष 1950 है। मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का, मैं कण कण में ढाल रही अली आंसू में मिस प्यार किसी का। जो प्रस्तुत पंक्ति है वो महादेवी की किस कविता से ली गई है? इसका उत्तर है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। ये जो है वो निर्जा उनकी काव्य संग्रह है उसमें संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1935। प्रश्न 6 है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना गीति नाट्य है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की गीति नाट्य रचना है और इस रचना पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला है? 1972 में। और जो रचना है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1961 में। नागार्जुन द्वारा लिखित कविता खुरदरे पैर किस वर्ग को आधार बनाकर लिखी गई है? ये रिक्शा चालकों के पैर की दशा को दिखाती है। 8वां प्रश्न है हमारा, हरी घास पर क्षण भर का प्रकाशन समय कब है? 1949 1949 इसका प्रकाशन समय है और रचनाकार अज्ञेय की ये रचना है। ये काव्य संग्रह है और जो अज्ञेय है वो प्रयोगवादी तथा नई कविता के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की ये रचना है गीत फरोश और इसका प्रकाशन वर्ष है 1953। भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो नई कविता के कवि हैं। उन्हें सहजता के कवि भी कहा गया है। सहजता के कवि। अगला प्रश्न है, गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय दिशा का कवि किसे कहा गया है? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय दिशा का कवि
मुक्तिबोध को कहा गया है। और मुक्तिबोध का पूरा नाम भी पूछा जाता है। उनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। धूमिल की कविता मोचीराम उनके किस संग्रह में संकलित है? उनका जो काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, यह इसी में संकलित है, मोचीराम कविता। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1972 है। और धूमिल का पूरा नाम पूछा जाता है। उनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल, और ये समकालीन कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रथम उपन्यास कौन सी है? तो 12 प्रश्न का जो उत्तर है वो है देवरानी जेठानी की कहानी, और इसका प्रकाशन 1870 में हुआ था, और रचनाकार पंडित गौरी दत्त। इस एक और इसके बाद की जो रचना है वो है भगवती उपन्यास। इसका प्रकाशन वर्ष 1877 है, और इसके लेखक है श्रद्धाराम पुल्लौरी। और इसके बाद की रचना है परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन वर्ष 1882, और श्रीनिवास इसके लेखक हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास, ये 1886, यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब आप देखिए इसमें एक और प्रश्न बन रहा है कि कौन सा उपन्यास सबसे पहला है, और इसको समय के अनुसार लिखे। तो समय के अनुसार सबसे पहला हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी, उसके बाद भगवती, उसके बाद परीक्षा गुरु, और उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी। अगर ये 4 उपन्यास को दिया जाता है तो उस समय बहुत ज़्यादा उपन्यास लिखे नहीं जाते थे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास के नाम है। अगला प्रश्न है, स्कूलों में टाइप बनते हैं, वह बना व्यक्ति उक्त किस उपन्यास से लिया गया है? यह शेखर एक जीवनी से लिया गया है, और ये जो लिखा गया है वो शेखर एक जीवनी के भाग 1 में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी 2 भाग में लिखा गया उपन्यास है। और ये जो स्कूलों में टाइप बनते हैं वह बना व्यक्ति, यह भाग 1 का है, शेखर एक जीवनी भाग 1। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल इनका प्रथम उपन्यास है, और इसी में से पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1954 इसका प्रकाशन वर्ष है, 1954। और ये पूर्णिया जिला के मेरीगंज गांव की कथा है। इसमें पूर्णिया के मेरीगंज गांव, वहाँ की कथा है इस उपन्यास में। भीष्म साहनी की तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इस भीष्म साहनी की तमस का उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1973 है। तमस उपन्यास की वस्तु कथा 1947 के भारत विभाजन के पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा और उसके भयानक परिणामों को दिखाया गया है। 16 प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास के रचनाकार कौन है? जिंदगी नामा उपन्यास के रचनाकार कृष्णा सोबती है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 सॉरी माफ कीजिएगा। माधवराव सप्रे कृत एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1901 का है। और देविका प्रसाद वर्मा ने इस कहानी को पहली कहानी स्वीकारा है। छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले मित्र पत्रिका में यह सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। प्रश्न 18, गोसाई शेखर जोशी की किस कहानी का पात्र है? काशी का घटवार। गोसाई शेखर जोशी की कहानी काशी का घटवार के पात्र हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। इसमें गुसाई और लक्ष्मण की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, श्यामनाथ विष्णु साहनी के किस कहानी का पात्र है? तो श्यामनाथ विष्णु साहनी के चीफ की दावत कहानी का पात्र है, और चीफ की दावत का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1957, 1957। यह जो कहानी है पहला पाठ में संकलित है। कहानी संग्रह पहला पाठ उसी में संकलित है।
चीफ की दावत। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई कृत इंस्पेक्टर मतादिन चांद पर किस विधा की रचना है? तो यह व्यंग्यात्मक कहानी है। इंस्पेक्टर मतादिन चांद पर व्यंग्यात्मक कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1970। हरिशंकर परसाई की एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें भारतीय पुलिस की कार्यशैली और भ्रष्टाचार का पर कटाक्ष किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत अंधेर नगरी के कुल कितने अंक हैं? अंधेर नगरी के 6 अंक हैं और अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881 और इसकी विधा है नाटक। अंधेर नगरी नाटक विधा की लेखन है। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? पैरों तले जमीन मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। इसको लिखते वक्त ही मोहन राकेश जी की मृत्यु हो गई थी और वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित बकरी किस विधा की रचना है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है वो 1974 में बकरी नाटक की रचना की थी। नाटक है और जो सर्वेश्वर दयाल है वो जनवादी नाटककार माने जाते हैं। इनके नाट्य लोक नाट्य शैली में लिखे गए हैं। इनके जितने भी नाटक है वो सब लोक नाट्य शैली में लिखे गए हैं। अंजू दीदी नाटक के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क, प्रकाशन वर्ष 1955। अंजू दीदी नाटक के लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क और इसका प्रकाशन वर्ष है 1955। गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया निबंध शिव शंभू के चिट्ठे का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह 1905 में लिखा गया था और इसे लिखा था बाल मुकुंद गुप्त ने। भारत मित्र पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस विधा की रचना है? निबंध है और इसके लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974। कुबेरनाथ राय की रचना उत्तरी फाल्गुनी के आसपास किस विधा की है रचना है? तो यह निबंध है। उत्तरी फाल्गुनी के आसपास निबंध है। अगला प्रश्न है, विवेकी राय कृत निबंध उठ जाग मुसाफिर की रचना कब हुई है? तो यह 2012 में इसकी रचना की गई है। विवेकी राय की यह सबसे बाद में आई हुई निबंध है। इसकी रचना सबसे बाद में हुई है। अगर विवेकी राय के कुछ निबंधों का नाम दे दिया जाए और उसमें ये भी और कहा जाए कि कौन सी पहले आई है कौन सी बाद में, तो अगर एक भी याद रहे कि यह बाद में आई है उठ जाग मुसाफिर, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति का प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 और माटी की मूर्ति एक रेखा चित्र है। मुर्दैया किस दलित लेखक द्वारा लिखित आत्मकथा है? मुर्दैया जो है वो तुलसी राम द्वारा लिखा गया है और ये उनकी आत्मकथा है जो 2 खंडों में उपलब्ध है। दूसरे खंड का नाम मणिकर्णिका है। मुर्दैया एक दलित आत्मकथा है। इसका प्रकाशन सन 2010 में हुआ था। जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है? व्यंग्यात्मक कहानी है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ व्यंग्यात्मक कहानी है। इसके लेखक है कृष्णचंद्र और यह 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? कृष्णचंद्र को। और किस चीज के लिए? जामुन का पेड़ जो कि एक व्यंग्यात्मक कहानी है, इस कहानी के लिए 1969 में इसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1937। कौरवी बोली का नामांकन करता कौन है? कौरवी बोली का नामांकन करता राहुल सांकृत्यायन है। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को आदिकाल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को आदिकाल
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और इसी समय को वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा, चारण काल ग्रियर्सन ने कहा और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। गारसाद तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया है और 1952 में इसको किया गया था हिंदी में अनुवाद। और इस पुस्तक का नाम इस्तवारदला लिटरेत्यूर एंड्यू ए हिंदुस्तानी, और यह जो मूल जो लिखा गया है वो फ्रेंच में लिखा गया है। अंग बंधु के रचयिता कौन है? अंग बंधु के रचयिता दादू दयाल है। उनकी अन्य रचना साखी, पद्य, हरडेवानी, काया। हरडेवानी बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है कि दादू दयाल का यह दूसरी रचना है हरडेवानी। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क आचार्य सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक है। द्वैताद्वैतवाद या भेद भेदवाद भी कहा जाता है। सनकादि संप्रदाय का जो वाद है उसे द्वैताद्वैतवाद या भेद भेदवाद भी कहा जाता है। इन्होंने ईश्वर जीवन और जगत के मध्य भेदाभेद सिद्ध करते हुए द्वैत व अद्वैत की समान रूप से प्रतीक्षा करना ही निम्बार्क दर्शन की प्रमुख की विशेषता बताई है। जो निम्बार्क दर्शन की प्रमुख विशेषता है वह क्या है? ईश्वर जीवन और जगत के मध्य भेदाभेद सिद्ध करना और द्वैत व अद्वैत की समान रूप से प्रतिष्ठा करना। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि अग्रदास के शिष्य कौन थे? अग्रदास के शिष्य नाभादास जी थे। नाभादास ने भक्तमाल की रचना 1585 में की। इस पुस्तक में 200 कवियों का जीवन वृत्त लिखा गया है। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। किसने कहा? मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, यह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने रामानंद को आकाश धर्म गुरु भी कहा है। रामानंद को आकाश धर्म गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद में लेखन में भाषा की कौन सी विधा देखने को मिलती है? छायावाद में अभिधा और व्यंजना दोनों का प्रयोग किया गया है। छायावाद में अभिधा और व्यंजना दोनों का प्रयोग किया गया है। सुरेंद्र वर्मा कृत कौन सा नाटक कालिदास के कुमार संभव नाटक का पर आधारित है? सुरेंद्र वर्मा कृत 8वां सर्ग जो है वो कालिदास के कुमार संभव नाटक पर आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। अगला प्रश्न है, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार श्री राम शर्मा है। बचपन की स्मृतियां संस्मरण के रचनाकार कौन है? तो बचपन की स्मृतियां संस्मरण है, ये भी पता चल रहा है यहाँ पे, और इसके रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन। किसने कार्ल मार्क्स, स्टालिन और लेनिन पर जीवनी लिखी है? 3 लोग, कार्ल मार्क्स, स्टालिन और लेनिन, इस पे जीवनी लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने। इसको अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है, स्टालिन पे किसने लिखी है, लेनिन पे किसने लिखी है। तो ये एक साथ मैंने 3 प्रश्न बनाए और एक साथ ही इसका प्रश्नों का उत्तर दिया आपको, राहुल सांकृत्यायन। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किस रस का उल्लेख नहीं किया है? तो भरत मुनि ने वात्सल्य रस का उल्लेख अपने नाट्य शास्त्र में नहीं किया है। अरस्तु ने काव्य के लिए किसे आवश्यक माना है? तो त्रासदी को अरस्तु ने आवश्यक माना है। किसके लिए? काव्य के लिए। काव्य के लिए
त्रासदी का होना जरूरी है, अरस्तु ने ऐसा कहा। अरस्तु ने काव्य दोष के कितने आधार का जिक्र किया है? तो अरस्तु ने काव्य दोष के लिए 5 आधार बताए, जिसमें पहला है असंभव वर्णन, दूसरा है आयुक्त वर्णन, तीसरा है अनैतिक वर्णन, चौथा है वृद्धि वर्णन और पांचवा है शिल्पगत दोष। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो वर्ड्सवर्थ का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और एक और प्रश्न यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि स्वच्छंदतावाद से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य में छायावाद की शुरुआत हुई थी।